हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो बच्चों, मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की इस मनोरंजन पाठशाला में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब अच्छे तो हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था वो काम आप सबने किया होगा, ये उम्मीद मैं आप बच्चों से कर रही हूँ, राइट। मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि बच्चों आपको इसकी समरी तैयार करनी है ना। आपने की है तो फटाफट कमेंट में बताइए आपने किया है या नहीं। ये होमवर्क किया होगा ना। अगर किया है तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपके साथ आपका सपोर्ट करते हुए बता देती हूँ आज कि अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो अपन उसका 2 मिनट में फटाफट रिवीजन मार देते हैं, ओके। तो बच्चों, ज़्यादा समय को कंज्यूम ना करते हुए शुरू करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। अपन ने पढ़ा था कि अपने पास क्या था, द्रव्य, और द्रव्य क्या था, द्रव्य के क्या थे, गुणधर्म सबसे पहले पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना। तो द्रव्य के गुणधर्म क्या थे भाई, फटाफट बता दो। द्रव्य के गुणधर्म, ओके, द्रव्य के गुणधर्म पढ़े थे, द्रव्य के गुणधर्म, और क्या पढ़ा था, उसका मापन, राइट, वह मापन, ओके। जब द्रव्य के गुणधर्म और मापन की बात आई तो कुछ 2 प्रकार के पढ़े, भौतिक और रासायनिक गुण, है ना। जैसे ये पढ़े तो उनका अपन ने क्या देखा कि अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा कि ये जो कुछ गुण होते हैं जिनमें परिवर्तन किए बिना ही उनका मापन हो जाता है, और रासायनिक में उनके गुणों का परिवर्तन होके ही उनका मापन होता है। ये बात हो गई थी। शब्द आया था मापन। मापन को कोरिलेट करते हुए अपन ने देखा कि कोई भी अपन चीजों को, वस्तुओं को मापते हैं तो मापने के लिए मात्रक चाहिए होता है ना। जैसे रूम को मापने का एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिया था, तो वहां पर मापन शब्द आया, और मापन के लिए अपन ने देखा क्या, मापन में अपन ने देखा कि अपने पास कितनी यूनिट्स आती हैं। मापन में अपन ने देखा अपने पास कुछ 2 यूनिट्स थी, वो थी MKS और क्या थी बेटा, SI, है ना। वैसे तो मैंने 4 बताई थी, MKS, SI, CGS और FPS, लेकिन अपन यहाँ पर्टिकुलर 2 का ही अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि मापन में MKS में क्या आता है, MKS में आता है क्या, अपने पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड समय के लिए, जबकि यहाँ पर आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, राइट। अब अपन बात कर रहे थे इसके आगे किन की। अपन ने देखा था, अपन ने आयतन, द्रव्यमान और भार को देखा था। द्रव्यमान और भार क्या होता है, तो द्रव्यमान और भार में डिफ्रेंसिएशन किया कि द्रव्यमान जो द्रव्य की मात्रा है निश्चित है, बदलती नहीं है। भार जो होता है वो क्या होता है, स्थान और जगह के अनुसार बदलता रहता है। हो गया था, इसका एग्जाम्पल समझा दिया था, चंद्रमा वाला याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद अपन ने देखा था कि अपन जो मात्रक है वो किन किन का, आयतन का देख सकते हैं, और साथ ही किसका दिखा था अपन ने, घनत्व का, ठीक है। आयतन में देखा था, तो आयतन में क्या होता है, MKS में क्या आता है, मीटर क्यूब, वहीं पर SI में क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व की बात की तो घनत्व में क्या आता है, kg पर मीटर क्यूब, वहीं पर क्या आता है अपने पास, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात है। ये तो अपन ने देख लिया था कि मात्रक किस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, और इसका अपन ने बिल्कुल परिभाषा के साथ किया था, वो याद होना चाहिए। पर्टिकुलर जो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, पिन पॉइंट, वो ये है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था क्या बच्चों, इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था ताप को, ठीक बात है। अब ताप क्या था, तो ताप में अपन ने देखा कि अपन ने 3 चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, क्या, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ओके, डन, हो गई थी बात। डिग्री सेल्सियस में अपने को कन्वर्ट करना था केल्विन में, तो अपन ने देखा कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्लियर। और वहीं फ़ारेनहाइट में लिखना था, तो 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस प्लस 32, हो गया क्लियर। यहाँ तक समझ में आया हुआ है। अपन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है।
ये इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने कहा था इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। उसके बाद अपना टॉपिक था क्या, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक बात है, वैज्ञानिक संकेतन। और अपने पास अगला टॉपिक क्या था बच्चों, सार्थक अंक। तो ये थे अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स जो अपन ने डिस्कस किए थे। समरी समझ में आ गई। इस प्रकार आपको आधे ही पेज में आपने जो 1 घंटे में पढ़ा है वो क्लियर हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको अभी भी आइडिया नहीं हुआ है कि हमें किस प्रकार समरी बनानी चाहिए, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें कि वो आपको बनाना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। अब अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अपना जो टॉपिक है वो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रसायन के संयोजन नियम। शब्द क्या है, कहना क्या चाहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर शब्दों पर जाओ ताकि उनके अर्थ समझ में आए। ओके, रसायन और उनका संयोजन, कोई भी केमिकल है उनके संयोजन होंगे तो कोई ना कोई तो नियम आएंगे। पर अपन ने पिछले तो कुछ पढ़ा, आज अपन नियम पढ़ रहे हैं। ये कुछ रिलेशन जो है इनके बीच में समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि हम एक दूसरे को कोरिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं उस हद तक जहां तक अपने को सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं हिंट कर देती हूँ बच्चों। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, द्रव्य यानी पदार्थ पढ़ा था। बिना पदार्थ के रसायन का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। वहां पदार्थ पढ़ा, पदार्थ लिया तो उसको मापना पड़ेगा, तो मापन पद्धतियां पढ़ी। मापन पद्धतियां जब पढ़ी, माप लिया, तो उनमें जो मान है वो सार्थक है या नहीं है, उसको बहुत मात्रा में है तो अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिख सकते हैं, कर लिया। ये सब बातें क्लियर होने के बाद कोई भी पदार्थ लेकर के उसको मिलाएंगे तभी तो कोई अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो नया उत्पाद बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है और नया उत्पाद बन रहा है, ये क्या है, ये किसने दिया, ये किसने बताया, तो किसी ने तो बताया, किसी ने तो नियम दिए थे ना। तो इसलिए अपन अब क्या पढ़ेंगे, इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए, इन रिएक्शंस को समझने के लिए नियम पढ़ेंगे। इसलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, प्रॉपर परिभाषा या फिर अपने शब्दों में कोई भी परिभाषा को अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर, अब परिभाषा क्या होती है, तो रासायनिक पदार्थ है, अभिक्रिया तो होगी। जब वो अभिक्रिया हो रही है तो जिन नियमों का वो पालन करती है वही रासायनिक संयोजन के नियम है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना कि क्या है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का क्या करती है, पालन करती है, उसे ही रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक बात है राजा, बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों, नियम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी अनुपात में जो भी पदार्थ, कोई भी यौगिक है, उसमें जो तत्व लिए गए हैं उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है या फिर बदलता रहता है, क्या है, कैसा है, ये वहाँ डिस्कस करेंगे। थर्ड है क्या, थर्ड है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी पदार्थ आप ले रहे हैं, उनमें जो तत्व हैं वो कितनी मात्रा में आपने लिया, तो क्या किसी भी माध्यम से प्राप्त करो उसका अनुपात वही रहना है, उनका जो गुणांक है वो वही होना है, तो वो गुणित अनुपात में डिस्कस करेंगे। अगला क्या है, अगला है आपका गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का नियम गैसों के लिए आया है, और अगला लास्ट आया है अवोगाद्रो नियम। तो इस प्रकार अपन थोड़ा थोड़ा इसमें अपने को पता चला कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में अपन बच्चों डिस्कस करेंगे 2 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का और स्थिर अनुपात का नियम, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आपको इस क्लास में लास्ट तक जुड़े रहना है। ओके, अब अपन चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर,
अपना जो नियम है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो डिस्कस करने के लिए कुछ कहते हैं बेसिक जो है वो पता चल जाए तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी, है या ना। बिल्कुल। अब ये क्या बेसिक का मतलब क्या मैडम? बच्चों, अपन कोई भी नियम है, या यूं कहूँ कि जैसे अपन अपने केमिस्ट्री को ही लेकर बात कर लें, अपन लैब में जाते हैं तो लैब में प्रैक्टिकल करने तो जाते हैं। जब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने को क्या क्या सामग्री चाहिए होती है? अपने को टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, सबसे पहले तो केमिकल ही चाहिए होता है, और उसके बाद में बीकर चाहिए होता है ना, तो कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होता है। तो ये सब होंगे तभी तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। अगर नहीं होंगे या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर क्या क्या होता है, तो आप प्रैक्टिकल करोगे कैसे? आपको वो समझ में कैसे आएगा? इसीलिए मैं ये नियम समझाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अब क्या क्या है, अपने को परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है बच्चों। वो क्या है? देखो, अपने सामने परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार लिखा हुआ है। एक अपने को तस्वीर भी नजर आ रही है ना, सबको आ रही है। इस तस्वीर में ए, ई और जेड किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे तो आपने परमाणु क्रमांक, भार सबसे पहले कक्षा 9वीं में इनसे क्या किया था? रूबरू हो चुके थे, मिल चुके थे। ये अनजान व्यक्ति नहीं है, जाना पहचाना ही है, आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टाइम हो गया तो याद में नहीं होगा। कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं समझा रही। ठीक, तो देखा कि यहाँ पर जो ए लिखा गया है वो क्या है? वो है आपका परमाणु भार। क्या है बच्चों? परमाणु भार, सही है। फिर लिखा गया है जेड, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। वहां पर ही बीच में लिखा गया है क्या है? ई। ये ई क्या है? एलिमेंट, जिसे अपन तत्व भी कहते हैं। कोई भी तत्व हो सकता है, सही है। तो ये समझने के लिए अपने को कुछ तत्वों को याद करना होगा। वो तत्व कौन कौन से हैं? ज़्यादा तो तत्व याद नहीं हो सकते, मैं जानती हूँ। आवर्त सारणी जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ वो बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए क्या करें, तो कुछ तत्व मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिनको आपको याद करना है बच्चों, है ना। ज़्यादा नहीं, आप दिन के 5 तत्व भी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि इतने सारे एक साथ नो, आप एक दिन में 5 करो, हो जाएगा। तो अब देखो, अपने पास तत्व है, उसका परमाणु भार ऊपर और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? अपन लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार भी है। कार्बन, कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 और भार 12, सही है। कार्बन 6 और 12, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो इनको आपको याद करना है। इनको याद किए बिना बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं वो नियम को आप नहीं समझ पाएंगे। समझने के लिए इनको याद करना ही होगा बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करना तो सही, आपको हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई, ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात। अब एक चीज और आगे दी गई है, लिखी गई है, क्या बच्चों? अणुभार। अब ये अणुभार क्या है बच्चों? अणुभार जो होता है, अपन कोई भी तत्व है उसके परमाणु जो भार होते हैं उनको अपन यदि जोड़ लें किसी भी यौगिक में, तो उस यौगिक का जो भार बनेगा वो क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। जैसे H2O है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, अभी आपके लिए छोटे से मैं समझा रही हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने बच्चों H2O, राइट बेटा, बात समझ में आ गई होगी। H2O लिया, तो H2O में क्या है? H2O में अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन बेटे? 2। कितना ऑक्सीजन बेटा? 1। ओके, समझ आई? आप देखो, हाइड्रोजन 2, अंक तो अंक, गुणा कितना होता है? परमाणु भार। भार ही लेंगे, क्रमांक नहीं, भार की बात कर रहे हैं तो भार ही लेंगे। ठीक है, भार कितना हाइड्रोजन का? 1। यहाँ पर लिखा गया है स्क्रीन पर, आप बता सकते हैं 1। ओके, साथ में ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो बीच में क्या लगाना है? हमेशा
प्लस का निशान। आगे चलते हैं, कितने हैं अपने पास, ऑक्सीजन कितना है 1, तो अब ऑक्सीजन 1 है और इसका भार कितना होता है 16। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, हाँ या ना, बात समझ में आई, बिल्कुल। चलते हैं आगे, ये तो हो गई आपकी बात, यहाँ आ गए 2, यहाँ आ गए 16 और ये हो गए 18, यानी कि H2O का अणु भार कितना होता है 18 होता है। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो फटाफट कमेंट में लिखते जाएं यस मैम, ओके। तो इस प्रकार बहुत सारे तत्व अपन ने लिखे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 7 और 14, ऑक्सीजन 8 और 16, सल्फर 16 और 32, कैल्शियम 20 और 40, फ्लोरीन 9 और 19। इस तरह से सारे तत्व आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लो ताकि आप इसको अपने फिर नोटबुक में नोट्स में नोट कर सके। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। ओके, डन। चलते हैं आगे, अगला। अब अपन इसको तो समझ लिए, अब अपन अपना जो नियम है वो क्या है, अपना नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, कहते हैं कि आप जब पढ़ रहे होते हैं या आप किसी को समझा रहे होते हैं तो अगर आप उदाहरण से चीज़ों को परिभाषा तक लाएं किसी टॉपिक को, तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, राइट। तो आज हमने वही कोशिश की है आपके लिए, ताकि थोड़ा सा नया तरीके से आपको समझाया जाए। ओके, तो बच्चों अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला बेटा, द्रव्यमान क्या और संरक्षण। द्रव्यमान बहुत बार सुन लिया, अच्छे से पढ़ भी लिया, समझ में भी आ गया है। संरक्षण क्या, पदार्थ का द्रव्य है उसमें और उसका कोई ना कोई मान है, वो संरक्षित है तो द्रव्यमान संरक्षण है, कोई दिक्कत नहीं। अगर संरक्षित का मतलब क्या, मैडम क्या समझाना चाह रही हैं, आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना, जिसमें अपन ने यहाँ पर लिखा है क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक HgO, फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है। फिर लिखा है मरकरी यानी Hg और ऑक्सीजन मतलब O2, हाँ या ना, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 और रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक बात है। आपने सॉलिड स्टेट में मरकरी को लिया, उसको जलाया, जैसे ही जलाया, जला करके देखा तो ये ब्लैक हो गया, इसकी डस्ट मिल गई, और जो गैस निकली उसको गुब्बारे में भर दिया ना, गुब्बारे में दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल। तो ये बात अब देखो, जब अपन ने मरकरी को लिया था तो वो सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में थी ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो वो उसको जब जलाया तो वो क्या हो गया, डस्ट बन गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाने पर। अब जब आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया था वो कितना था, वो क्या था, वो था आपके पास 100 ग्राम। आपने जलाया तो जो डस्ट हुई वो 93 और जो गैस थी वो 7 ग्राम हो गई, ख़त्म किया। बात समझ में आ रही है कि जितना लिया था उत्पाद में उतना ही है, बस फर्क इतना है कि वो अलग अलग अवस्थाओं में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात समझ में आई कि द्रव्यमान क्या रहा बच्चों, संरक्षित रहा, जितना था पहले अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद। एक बात और, अपन ने कोई भी अभिक्रिया करनी है तो उसमें यदि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सिमिलर है, समान है, बदलता नहीं है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं अपन अपनी परिभाषा की ओर। आपको स्क्रीन पर परिभाषा दिखाई दे रही है, मैंने वैसे ही आपको उदाहरण दे दिया था तो आपको समझ में आ गया होगा। और पास में एक सज्जन पुरुष भी बैठे हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे, है ना, और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। ये कौन है भाई, ये है कौन, ये है एंटोनी लेवोजियर, है ना, जिसका नाम अपन ने पहली क्लास में भी सुना था। बताओ जल्दी किस किस को याद है, फटाफट कमेंट में लिखो ये कौन है,
जल्दी जल्दी बताइए, जिसने पहली क्लास को ध्यान से पढ़ा है उसको तो याद है ना। अब परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके डन। परिभाषा, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और ये परिभाषा, ये नियम सबसे पहले किसने दिया था, एंटोनी लवेजियर ने दिया था। और ये क्या है, वो वैज्ञानिक है जिन्होंने रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की थी, इसलिए इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सबने सही कमेंट में लिखा है, वेरी गुड, अच्छे से क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये परिभाषा हो गई, ये आपकी क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर दें ताकि बातें अच्छे से और समझ में आ जाए। पहला क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, सही है। कंजर्वेशन का मतलब होता है जो संरक्षित रहता है, ठीक है। ओके जी ओके। आपको दिख रहा है क्या, सबसे पहले CH4 है ना, कार्बन और उसके 4 हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। वहीं पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, उसके इस तरह से 2, और यहाँ पर CO2 और H2O, ठीक है। H2O कितने मोल, 2 मोल दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या भाई, क्या है, इनका आपने को क्या निकालना है, द्रव्यमान। इनका सबका क्या पता होना चाहिए भाई, द्रव्यमान पता होना चाहिए। जब द्रव्यमान पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप आसानी से चीज़ों को समझेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले द्रव्यमान क्या संरक्षित हुआ, अपन ने देखा कि कार्बन का कितना होता है, CH4 लिखा है ना, तो कार्बन का कितना, कार्बन का होता है अपने पास 12 प्लस कितने हाइड्रोजन 4, कितना द्रव्यमान 1, हाँ या ना मेरे बच्चों, सही है। उसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के कितना 2 हैं, और ये ऑक्सीजन है कितना, O2 का द्रव्यमान कितना 32 लिखा गया है ना बच्चों, हाँ या ना, लिख दिया। O2 का 32 कैसे, सिंगल ऑक्सीजन की बात करो, एक ऑक्सीजन की बात करो, परमाणु क्रमांक 8, भार 16, सही है। तो एक ऑक्सीजन का भार तो 16, तो बताओ 2 का कितना हुआ, 32 हुआ ना, आ गया 32, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। 2 से हो गया, इनको जब जोड़ा तो क्या आ गया 80, ठीक है। आगे चलते हैं अगली पे, अगले में क्या कह रहे हैं, CO2। CO2 में क्या है, अपने पास CO2 जब अपन ने लिखा तो कार्बन का वही 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो 2 का अपन क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 16 कर दो, या 12 प्लस 32 आ जाएगा 44, आ गया, हाँ या ना। अगला है वाटर, तो 18 अभी निकाल के मैंने दिखाया था, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, सबसे बात इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो मैंने इसलिए डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है तो बच्चे यूँ सोचते हैं ये कहाँ से आया मैम, 32 कहाँ से आया, 44 कहाँ से आया, थोड़ा सा मैंने खोल कर डिस्क्राइब कर दिया, राइट। अब आपको क्लियर रहेगा, दिमाग में कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, अपने पास यहाँ पर भी 80 है और यहाँ पर भी क्या है 80, सही है। 80 ग्राम उधर 80, अभिक्रिया से पहले 80, अभिक्रिया के बाद भी 80, तो दोनों में क्या है, द्रव्यमान समान है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट जिनको नहीं आया है, जिनको ये चीज़ क्लियर नहीं थी अब क्लियर हुई है, तो वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट देखें, जल्दी से करके दिखाओ कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, ये आप सबको खुद करना है, फटाफट करो, देखिए जल्दी
फटाफट फटाफट फटाफट, क्या है भाई, इन्होंने क्या क्या ले लिया है, इन्होंने ले लिया है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में है ना। तो एक बात ध्यान करो, जिनको पता नहीं है, अगर बच्चों अपन हाइड्रोजन के भार की बात करें 1 और H2 की बात करें तो 2, यस और नो, हाँ या ना, समझ आ गई होगी है ना। 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का H2 का कितना हुआ, 2 ही तो हुआ। इसलिए यहाँ पर अपन जब लिखते हैं ना तो अपन लिखते हैं 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 16। ये बात 2 का मीनिंग मैंने समझा दी है, आपको समझ में आ गया। वहीं पर अपन बात करें ऑक्सीजन की, 1 ऑक्सीजन के लिए मैंने 16 लिख दिया है। अब अगर मैं O2 लिखूं डायरेक्ट तो मैं 32 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं 16 की जगह 2 को हटा करके अपन क्या लिख सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं भाई बच्चों, अपन लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, डायरेक्ट 32। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं आगे, तो अपने पास क्या है भाई, 2H2O है ना, तो 2H2O में कितना, 2 गुणा कितना 2, हाँ या ना, प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 2 प्लस 16। अब बच्चे सोच रहे हो मैडम ये 2 कहाँ से आ गया, है ना, थोड़ी बहुत तो रहती है, बच्चों को ऐसे लगता है कि क्या है। बेटा देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 क्या है, कितना लिखा हुआ है, 2 ही तो लिखा हुआ है, यानी ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। ओके, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये बात बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, इसीलिए मैं यहीं पर आपको वो क्लियर कर रही हूँ। ये तो यहाँ पर भी, ये भी यहाँ पर भी है, तो अपने को समझ में आ गया। तो ये H2 के आगे 2 लिखा तो अपन ने लिख दिया H2 का कितना होता है 2 कितने हैं संख्या में 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 दिख रहा है तो 16 लिख दिया, और आगे कितना हुआ है 2 राइट। यानी कि यहाँ पर लिखे हुए अंक पूरे यौगिक में उपस्थित तत्वों के साथ गुणा होता है। ओके, क्लियर हो गई होगी बात, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसका निकालो, क्या आया 4, 2 दूनी 4 प्लस क्या 32, सही है। यहाँ पर क्या आया 4 प्लस 32, बताओ भाई हाँ या ना, 32 4 36, ये 36, दोनों का क्या है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान समान है। बात समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक से मैंने बताया है ताकि आपको एकदम छोटी छोटी बातें क्लियर हो। डन, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी। ये तो था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके एग्जाम्पल अपन थोड़ा आगे करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा अगला नियम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है, आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, वो तो ठीक है मैडम दिख रहा है, पर हमें समझ कैसे आएगा, हम लोग स्थिर अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं। स्थिर अनुपात को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी यौगिक है उसमें तत्व तो है, H2SO4 है, H2O है, CO2 है, ये सब तत्व यौगिक ही तो हैं। यौगिक अणु में यौगिक की स्थिति है, तो वहाँ पर आप उन तत्वों का जो अनुपात है वो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो अनुपात कभी नहीं बदलता है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। राइट, तो इस परिभाषा को भी हम उदाहरण से ही परिभाषा तक जाएंगे, ताकि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, नहीं पड़ेगी ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा अब याद नहीं करनी पड़ेगी ना, याद हो गई है वो। राइट, इतना तो मेरे को विश्वास है आप लोगों पर। राइट, चलो भाई बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें लिखा है झरने का जल और झील का जल। जल तो जल है, नदी का हो, तालाब का हो, कुआं का हो, किसी जगह से ले लिया, ले तो लिया। जब लिया है तो उसका फॉर्मूला थोड़ी बदल गया कि नहीं भाई तालाब से लिया है तो H2O नहीं लिखेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना भाई, आप कहीं से भी ले आओ।
तो कहा कि जल का जो सूत्र है वो क्या रहता है, H2O ही रहता है, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8। कैसे कैसे आया 1:8? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पहले को अभी सुलझा दिया जाएगा जी। भाई हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन, ठीक बात है। हाइड्रोजन की कितना 2 और ऑक्सीजन 1 है ही, कितना लिया 2 × 1 और यहाँ पर क्या है 16, 2 और 16 दोनों क्या है, एक ही पहाड़े से कट हो रहे, एक ही टेबल से जा रहे ना, 1 8। शायद बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आपको सबको निकालना है। कोई भी यौगिक आपके पास हो, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात यदि नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये स्थिर अनुपात के नियम को व्यक्त कर रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आप सभी बच्चों को, राइट। तो चलते हैं आगे। अब अपन इसकी परिभाषा और इसको किसने दिया है उसके बारे में जान लेते हैं, राइट। ये जो बहुत ही अच्छे से सज्जन पुरुष अपने को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, राइट। जिसका नाम क्या है भाई, जोसेफ प्राउस्ट। ओके, इन्होंने क्या कहा, परिभाषा समझ में आ गई ना। परिभाषा तो पहले ही समझ में आ गई क्योंकि उदाहरण अपने को पता चल गया। क्या है परिभाषा, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित है तो वही क्या है बच्चों, वो है आपका क्या, स्थिर अनुपात का नियम, राइट। अब इस नियम में अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लें, जल का तो ले लिया मैडम, आप किसका लोगे, एक वही जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, वही लेंगे। कौन है, CO2, ठीक बात है बच्चों। अब CO2 को कई तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C+O2 = CO2, या यूँ लिखें 2CO + O2 = 2CO2, हाँ या ना। ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 2 और 2 4 और कार्बन 2, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये तो समझ में आ गया। अब देखो CO2 का अनुपात यहाँ पर इस रिएक्शन में देख लो और इसमें भी देख लो। इसमें CO2 जो है C और O2 आपने लिया तो क्या है, कितना है भाई, ध्यान देना। कार्बन का भार कितना होता है 12 और O2 का 32, सही है। दोनों किस पहाड़े से कटते हैं, 4 के पहाड़े से, 3:8, हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट, सही है, यस और नो फटाफट कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, अब इसमें भी आ जाओ जरा। ये लिखा है आपने 2CO2 यानी कि 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, राइट, हाँ या ना, 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, राइट। आप 4 ना लिखें तो आप इसको 2O2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन कितना हुआ भाई 2 × 12 और यहाँ पर कितना हुआ ऑक्सीजन 2 × 32, सही है। आ जाओ आगे आगे फटाफट देके, जल्दी करो। 2 × 12, 12 12 दूनी 24, अनुपात कितना 64, हाँ या ना। अब ये भी क्या है, एक ही पहाड़े से कट रहे हैं, इनका अनुपात भी 3, हाँ या ना। बात समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। बेटा यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, जो आएगा ही। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अभी प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है। ओके, बात समझ में आ गई तो फटाफट यस मैम लिख दें और इसका स्क्रीनशॉट ज़रा ले लें। ओके, फटाफट फटाफट ले लें। डन। चलो जी बच्चों, ये तो हुए आपके दोनों नियम
अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा थ्योरी को साइड में रखते हैं और प्रैक्टिस करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्या है जी? क्वेश्चन कह रहा है जी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन के साथ, देखो बच्चों अपन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो जो चीज अपने को चाहिए या काम किए उसको वहीं पर अंडरलाइन कर दे। किसी भी क्वेश्चन को हल करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अप्लाई करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। ठीक है भाई, हाइड्रोजन चाहिए ना तो 4 हाइड्रोजन तो होगी चाहिए। ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके पानी बनाता है और वो कितने ग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करके पता लगाइए कि कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया गया होगा। जल्दी जल्दी सब बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको H2O का एग्जाम्पल देकर ये द्रव्यमान संरक्षण अभी पीछे समझाया है। डन? फटाफट देखें, जल्दी कर दें ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए कि मेरे बच्चे जो होनहार हैं वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं जी। चलो फटाफट 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 कर लिया। अरे वाह, वेरी गुड। इतनी स्पीड तो भाई साहब, बहुत होशियार बच्चे हैं मेरे। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे आपने लिखा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बनाते हैं, सही है, क्योंकि वही दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल, पानी बन गया। फिर आपने लिखा होगा कि अपने को दिया गया क्या है, हाइड्रोजन कितने ग्राम, 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितने ग्राम, x ग्राम, और पानी 36। x क्यों लिखा मैडम? इसने लिखा ही नहीं है भाई, इसने कहा कुछ, तो कुछ तो अब क्या करेंगे, कुछ तो मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता कुछ, तो मैंने x मान लिया है ना, हम x मान लेते हैं, ठीक बात। फिर आपने किया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल सबने किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, यस मैम हमने ऐसे ही किया है। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो, बस जीवन सफल है। चलो जी चलो आगे। फिर अपन देखते हैं कि अपने कुछ ऐसा ही हुआ, अभिकारक कितना है, 4 ग्राम, उत्पाद अभिकारक 4 ग्राम है, यहाँ तो x तो पता ही नहीं है, उत्पाद में कितना है, पानी 36 ग्राम। ओके, हो गया जी, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे अगला, इसको इस तरफ ले आए और ये इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया, 36 माइनस 4 ग्राम। तो आंसर क्या आया, जल्दी बताओ कमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, 36 माइनस 4, इतनी तो गणित सबको आती है, तो और तुम तो वैसे भी होशियार हो, तुम्हें तो आनी ही आनी चाहिए। आंसर आया होगा सबका 32 ग्राम, सबका आंसर यही आया होगा, सही है जी, बिल्कुल। वेरी गुड मेरे बच्चों, सबका आंसर सही है, सबने सही किया है। अब एक क्वेश्चन और जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है, जरा फटाफट पढ़ो। ये सब क्वेश्चंस आपको लिखने हैं भाई, आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएगा ही एक, पक्का है। यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है तो कितना सोडियम क्लोराइड 34 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट और इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड उत्पन्न करेगा। क्या कह रहा है, कितना, क्वेश्चन मार्क हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब ये क्वेश्चन आप सभी को हल करना है, जैसे मैंने पहला पीछे जो क्वेश्चन कराया वो किया है, वैसे ही आप सबको हल करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने प्रॉपर, बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, वही मान्य होगा। अगर आपने कहीं से भी ऐसे ही आंसर निकाल दिए तो वो मान्य नहीं है। आंसर तो आ जाते हैं पर मेथड आना चाहिए, जिसको मेथड आ गया वो दूर तक जर्नी तय करेगा। जिनको केवल आंसर आ रहे हैं वो नहीं बेटे, क्योंकि केवल आंसर तो कहीं से भी कैसे भी लाए जा सकते हैं कई तरीकों से, लेकिन मेथड के साथ इसका मतलब आपको वो चीज आ रही है समझ में। ओके, तो चलते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, आपको बात समझ में आ गई। अब आपको इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा, वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे इसका आंसर बताना है और मैं आपको इसका आंसर प्रॉपरली निकाल कर बताऊंगी कि क्या आपने ऐसे ही निकाला है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना होगा।
तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप सबको करना है। और उसके बाद स्थिर अनुपात के जो नियम के एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप तब तक उनके एग्जाम्पल सर्च करें। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी आप सर्च करो। कहते हैं थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो करवाएंगे, ताकि आप भी उनको समझ सकें। तब तक आपको ये जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सब पढ़ना है, उसको समराइज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास में ये सब होमवर्क में है, आपको करना ही है। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।